दोस्तों, गजनीपुर में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं अपनी नई शिफ्टिंग के लिए निकला था। जिस जगह पर थोड़े दिन पहले मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, अब उस जगह से मुझे प्रमोशन मिल गया था। और प्रमोशन भी ऐसी जगह पर मिला था जो मेरे एरिया से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। इतना लंबा सफर और ऊपर से बड़े बड़े शहरों को क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में मैंने फैसला किया कि इस 6 से 7 घंटे के सफर में मैं रात को ऐड करूंगा, यानी कि मैं पूरी रात सफर करके सुबह तक पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, वो क्या है कि रात को ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। सारी डॉक्यूमेंट कार्रवाई करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी शिफ्टिंग के लिए किराया का एक मकान लेने वाला था, और फिर मैंने सोचा कि मैं उसी मकान को खरीद लूंगा ताकि फिर मुझे दिक्कतों से सामना ना करना पड़े। रात के लगभग 10:30 से 11 के आसपास बज गए थे और ठंड भी अपनी पूरी जोरों से पड़ रही थी। मेरे साथ मेरा दोस्त था जिसका नाम राजवीर था। वैसे तो राजवीर और मेरी ड्यूटी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अकेला होने की वजह से मैंने राजवीर को पहले बोल दिया था कि आज की रात वो मेरे साथ सफर तय करे। राजवीर भी पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर आया हुआ था, तो हम दोनों एक साथ ही इधर उधर के सफर तय किया करते थे। यूं ही सफर को अंजाम देते हुए हम दोनों एक पार्टी हॉल के पास पहुंच गए, तो हमने देखा कि वहां पर जबरदस्त पार्टी चल रही थी। जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था और बाहर की लड़की और लड़कियां पार्टी हॉल के अंदर जाते जा रहे थे। मैंने भी गाड़ी को उस पार्टी हॉल के बगल में रोक दिया और फिर राजवीर से बोला, भाई तू बोल तो अभी तुझे इस पार्टी हॉल के अंदर एक शानदार पार्टी दे देता हूँ। राजवीर भी कहाँ रुकने वाला था और उसने भी तुरंत ही हामी भरी, और फिर उसके बाद हम दोनों उस पार्टी हॉल की तरफ बढ़े। जैसे हमने वहां सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा तो फिर तो हमारा मन ही नहीं हुआ कि हम जल्दी से इस पार्टी हॉल से बाहर निकल जाएं। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो लड़की उस पार्टी हॉल के एक साइड में बहुत ही आराम से बैठी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है। बीच बीच में हम लोग वापस से उस पार्टी हॉल के अंदर एंजॉय करने लगते, लेकिन बार बार मेरी नजर अचानक उस लड़की के ऊपर चली जाती। दोस्तों, मेरा मन कर रहा था कि मैं उस लड़की से जाकर पूछ लूं कि आखिर तुझे परेशानी क्या है। फिर इसी तरह उस लड़की को नोट करते करते मैंने देखा कि अब वो लड़की अपनी जगह से खड़ी होकर पार्टी हॉल से बाहर जा रही थी। तो मैंने तुरंत अपने दोस्त राजवीर का हाथ पकड़ा और उस पार्टी हॉल से बाहर ले आया। फिर जैसे हम उस पार्टी हॉल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि वो लड़की एक सड़क की तरफ जा रही थी। देखने में वो सड़क काफी वीरान लग रही थी। हम दोनों को उस सड़क की तरफ जाता हुआ देखकर एक आदमी ने अचानक मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, अरे भाई साहब, आप इतनी रात को उसे रोड की ओर काहे देख रहे हो? फिर जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो एक 20 से 25 साल का नौजवान लड़का था। फिर मैंने उस लड़के को बोला, अरे भाई साहब, मैंने अभी भी एक लड़की को वहां से गुजरते तो देखा है, वो काफी परेशान लग रही थी यार। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कहीं सुसाइड ना कर ले। मेरी बात सुनकर वो लड़का उस रास्ते की तरफ देखने लगा और फिर उसने मेरी तरफ देखते बोला, अरे भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रात को उस रास्ते पर कोई नहीं जाता है। कहते कि वहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि वहाँ एक पिशाचनी भी रहती है। अक्सर वो पिशाचनी नौजवान लड़कों के खून की प्यासी होती है। अब ये सुनते ही मैंने उस लड़के को बोला, भाई आजकल के नौजवान युवाओं को इन चीज़ों पर विश्वास होगा? मैंने सोचा नहीं था। और फिर मैं और राजवीर हम दोनों उसके ऊपर हंसते बोले, अरे भाई, कहाँ विज्ञान के ज़माने में भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब मन का भ्रम होता है। चलो हम तीनों जाकर उस लड़की को देखते हैं कि आकर उस वीरान पड़ी सड़क के ऊपर जाकर क्या करने वाली है वो लड़की। हमारी बात सुनकर वो लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, भाई साहब, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भूत प्रेतों के पास जाऊँ, और मेरी राय मानो तो आप लोग भी अपने काम से काम रखो, क्योंकि ये रास्ता जितना साधारण दिखता है ये उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक भी है। हम दोनों उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। फिर हमने उस लड़के से बोला, भाई साहब, तुम चिंता मत करो, हम दोनों ही उस रास्ते पर जाकर उस लड़की को देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। फिर उसके बाद में और राजवीर तुरंत ही अपने कदम पटकते हुए उस सड़क की तरफ भागने लगे। हम दोनों को यही जानना था कि वो लड़की उस तरफ क्यों गई है। वैसे तो हमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में दखलबाजी नहीं करनी चाहिए, मगर जब किसी की जान जोखिम में होती है तो शायद किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बेहतर भी हो सकता है। मैं और राजवीर उस सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर कुछ इस तरह से भटक रहे थे मानो हमारी कोई बेहद कीमती चीज सड़क पर खो गई हो। मैंने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की,
लेकिन काले रंग के कपड़े पहनने वाली वो लड़की अब हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे अफसोस इस बात का था कि मैंने अभी अभी उस लड़की को यहाँ से गुजरते देखा था, फिर वो अचानक कहाँ चली गई। फिर इसी बीच मेरे दोस्त राजबीर ने बोला, भाई वो देख, वहाँ पर एक लाइट जल रही है। सच कहूँ तो वो कोई लाइट नहीं थी, बल्कि एक लालटेन की रोशनी थी। दोस्तों, आजकल के ज़माने में फिर से वहाँ पर लालटेन की रोशनी को देखकर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ कोई पिछड़ा परिवार रहता हो जो पैसे से ज़्यादा अमीर नहीं हो। इसलिए मैंने राजबीर को बोला, भाई एक काम कर, हम उसी मकान की तरफ चलते हैं। लेकिन उस लड़की के पहनावे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो किसी ऐसे घर की लड़की हो सकती है। मगर फिर भी हमने उस मकान की तरफ अपने कदम पटकने शुरू कर दिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम जैसे उस मकान के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक कच्चा सा मकान था। उस मकान की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से इस मकान की सफाई नहीं की गई हो। इसी बीच मेरे दोस्त राजबीर ने बोला, भाई हम इस मकान के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी थी, क्योंकि यहाँ से वो पार्टी का हॉल लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे रह गया था। हम उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमने ये सोचा तक नहीं था। फिर उसके बाद मैंने राजबीर को बोला, नहीं भाई साहब, अब हम दोनों को यहाँ से वापस गाड़ी के लिए निकलना चाहिए। ऊपर से हम दोनों ने अभी तक उस पार्टी वाले को बिल भी नहीं पे किया है, इसलिए उसका बिल भी पे करना है। हमने फैसला किया कि अब उस लड़की को नज़रअंदाज करना ही हमारे लिए सही रहेगा। इसलिए हम दोनों वापस से पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। फिर हमने वहां से 10 से 15 कदम आगे बढ़ा ही थे कि तभी अचानक ही ऐसा लगा कि कोई लड़की हल्की आवाज में रो रही हो। मैं और मेरा दोस्त राजबीर इस आवाज को सुनते एकदम से पीछे मुड़ गए। पर जैसे हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे की तरफ सड़क के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी और उसने अपने सर को घुटनों के बीच में दे रखा था। उसकी सांस लेने की आवाज से ये चीज समझ में आ गई थी कि वास्तव में वो किसी मुसीबत में है। इसलिए मैंने राजबीर को बोला, देख ले भाई, मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की को कोई तो परेशानी है। मेरी बात सुनकर राजबीर ने भी हामी भरी और फिर उसके बाद मैं और राजबीर बिंदास होकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, हम जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या है। फिर हम उसके बगल में पहुंचे और राजबीर अभी भी मेरे बगल में खड़ा था। फिर मैंने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और जैसे मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके रोने की आवाज अब बहुत ही कम हो गई। एक बार के लिए वहां इतना जोरदार सन्नाटा पसर गया कि मैं अपने दोस्त राजबीर की सांसों की आवाज को भी सुन सकता था। उसके बाद राजबीर ने बोला, अरे मैडम जी, आप इतनी रात को इस सड़क पर अकेले क्यों बैठी हो और आप रो क्यों रही हो? हम दोनों उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की मानो हमसे बात करने के मूड में ही नहीं थी। बार बार उस लड़की ने हमें इस तरह से इग्नोर किया मानो हम उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हों। और तभी उस लड़की ने हल्की सी आवाज में बोला, तुम दोनों कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर हम दोनों हैरान हो गए और जिस तरह की हालत में वो लड़की थी उस हिसाब से उसका ये सवाल सच में हैरान कर देने वाला था। फिर हमने उस लड़की से कहा, यही सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और एक लड़की होने के बावजूद इतनी रात को इस सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? इस पर उस लड़की ने बोला, मैं यहीं पर रहती हूँ, यही मेरा घर है। दोस्तों, हम बड़ी हैरानी के साथ उस लड़की की ओर देखते बोले, लेकिन तुम इस सड़क पर बैठी क्यों हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? हमने इतना ही बोला था कि तभी उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। पर इस बार जैसे उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आया तो उसके बाद तो मानो हमारी जान हलक में आ गई हो। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी हमने जो देखा है वो किसी मौत के मंजर से कम नहीं था। तभी मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा कटा फटा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर चाकू से घाव कर दिए हों। उसके चेहरे के हर कोने से खून बह रहा था। थोड़ी देर पहले जब मैंने उसे पार्टी के माहौल में देखा था तो वो दिखने में वहां की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इसी की वजह से मैं उसके पीछे यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन अब तो पूरी काया ही पलट गई थी। कपड़े तो पहले जैसे ही थे, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत ही खोकार बन गया था। फिर मैंने और राजबीर ने तुरंत ही वहां से भागने की सोची, लेकिन उस वक्त पर पता नहीं हमें क्या हुआ कि हमारे पांव इधर उधर लड़खड़ाने लगे, जिसकी वजह से हमारे लिए भाग पाना बहुत ही मुश्किल था और हम दोनों एकदम से सड़क के ऊपर गिर पड़े। नीचे गिरते ही हम दोनों को महसूस हुआ कि किसी ने हम दोनों के पैर पकड़कर हमें घसीटना शुरू कर दिया है। उस वक्त हम दोनों इतनी बुरी हालत में थे कि अब हम अपने हाथ पैर को हिला पाने में भी पूरा दम लगाने की कोशिश कर रहे थे।
फिर थोड़ी देर के बाद हमें महसूस हुआ कि अब हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ हल्का हल्का उजाला है, या फिर यूं कहें कि वहां पर हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ सकती थी जो किसी बल्ब की रोशनी जैसी थी। जैसे मैंने अपनी पूरी आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि असल में वो इस तरह से नजर आने वाली रोशनी एक लालटेन की रोशनी थी। और जैसे मैंने उस लालटेन को देखा तो मैं समझ गया कि ये लालटेन किस जगह पर थी। जब मैं और मेरा दोस्त राजवीर इस जगह पर पहुंचे थे तो हमने सबसे पहले एक ऐसे ही मकान को देखा था जहां हम दोनों को एक लालटेन की रोशनी चमकती हुई नजर आई थी। देखने में वो बहुत ही कच्चा मकान था और शायद हम दोनों अब उस मकान के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने करवट बदलकर जब राजवीर की तरफ देखा तो वो बेहोशी की हालत में था। दूसरी तरफ मेरी नजर अब इस लड़की पर जाकर टिक गई। तभी मैंने देखा कि वो लड़की अपने हाथ में इंसानी खोपड़ी को लिए उसके ऊपर पूजा करने की कोशिश कर रही थी। शायद वो हम दोनों का खून पीने वाली थी। और मैंने थोड़ी देर पहले ही उस लड़के से सुना था कि यहाँ एक पिशाचनी रहती है जो लड़कों का खून पीकर जवान हो जाती है। और इसका मतलब साफ था कि अब आने वाला वक्त हमारी तबाही का था और अब हम मौत के घाट उतरने वाले थे। फिर किसी तरह मैंने अपने दोस्त राजवीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कुंभकर्ण की तरह जैसे नींद में था। बहुत देर तक मैंने उसे इधर उधर हिलाया, तब जाकर उसे होश आया। उसने होश में आते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और यहीं पर हमारी एकाग्रता भंग हो गई। इतनी देर से जो मैंने अपने दिमाग में यहाँ से भागने का प्लान बनाया था, अब उसके ऊपर पानी फिर चुका था। उस भयंकर दिखने वाली लड़की ने हमारी तरफ देखते बोला, बस थोड़ी देर और, उसके बाद तुम दोनों को यमराज से मुलाकात करनी है। कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि अब ये हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। शायद हमारी जिंदगी यहीं तक की थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश तो बनती थी। इसलिए मैंने राजवीर को बोला, भाई मरने से तो अच्छा है हम दोनों एक बार यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और हमें जवाब दिया। फिर उसके बाद किसी तरह से हम दोनों अपनी जगह पर उठकर बैठ गए। अब हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब वो भयानक सी दिखने वाली लड़की यहाँ से थोड़ी सी हिले और मौका पाते ही हम दोनों रास्ता ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल जाएं। तभी राजवीर ने ऊपर की तरफ इशारा किया तो हमने देखा कि उस मकान के ऊपर की तरफ से एक छोटा सा होल था। शायद यहाँ से हम बाहर निकल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें 15 फीट की लंबी दीवार को लांघना था। दूसरी तरफ शायद वो लड़की भी अब रात के 3 बजने का इंतजार कर रही थी। मेरे हिसाब से रात के 3 बजे काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। शायद इसी वजह से वो रात के 3 बजे हम दोनों को बलि के घाट चढ़ा देती। पर अब हम दोनों ने किसी तरह यहाँ से निकलने की ठान ली। फिर मेरे दोस्त राजवीर ने बोला, भाई देख एक बैल भी नजर आ रही है हमें। दोस्तों सच कहूँ तो एक बार के लिए तो ऐसा ही लग रहा था मानो भगवान ने खुद हमारे लिए रास्ता बनाया है, हमें बस उसको ढूंढना था। फिर बाद में मैं और मेरे दोस्त ने उस बेल को पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक उस लड़की की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ी थी। किसी तरह से मेरा दोस्त उस मौत के मकान से बाहर निकल गया, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। फिर बाद में मैंने भी किसी तरह से उस बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। पर अच्छी बात यह थी कि उस बेल की मजबूती इतनी ज्यादा थी कि वो मेरा वजन आराम से सह पा रही थी। और फिर किसी तरह से हम दोनों उस मकान से बाहर आ गए। पर जैसे हम दोनों बाहर आए तो हमने देखा कि वास्तव में ये वही मकान था जो हमने सबसे पहले देखा था। फिर बाद में हमने आओ देखा ना ताओ और वहां से अपनी गाड़ी की तरफ सरपट भागने लगे। भागते हुए भी हमारे मन में बहुत सारे ख्याल थे कि कहीं वो लड़की हमारा पीछा ना कर ले। अब हम दोबारा उस लड़की के जाल में फंसकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमने उतनी रफ्तार से भागना जारी रखा। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से 3-4 जने खड़े हुए नजर आ रहे थे। पर जैसे उन्होंने हमारी हालत इस तरह की देखी थी तो वो जल्दी से हमारे पास आए और उन्होंने हमसे पूछा, अरे क्या हुआ भाइयों, आप इस तरह से पसीने से लथपथ कैसे हो गए। इस पर हम लोगों ने पूरी बात बताई और हमारी पूरी बात सुनने के बाद वो सभी बुरी तरह से डर गए। तो उन्होंने बताया कि इस सड़क को क्रॉस करके आगे जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। सच में यहाँ पर ऐसी कोई शैतानी ताकत रहती है जो जवान लड़कों का खून पीती है। दोस्तों हमारे लिए बस इतना ही काफी था कि उस वक्त हम अपनी गाड़ी लेकर निकल गए, लेकिन अपनी जिंदगी में हुई इस खौफनाक घटना के बाद दोबारा कभी भी उस तरह के रास्ते पर जाने का फैसला नहीं किया।
जिस पर भूत प्रेत का जिक्र किया गया हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर